हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कैलकेरिया सल्फ की। कैलकेरिया सल्फ का ये दूसरा वीडियो है। इसके जस्ट नीचे एक और वीडियो है, आप उसको देख करके कुछ बातें वहाँ से समझ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि कैलकेरिया सल्फ किस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है बॉडी में। तो जो पहला वीडियो था उसका थोड़ा सा रिव्यू फिर से देखते हैं यहाँ पे, कि जो लीवर है वो आरबीसी को तोड़ता है। तोड़ने में हेल्प करता है कौन? कैलकेरिया सल्फ। कैसे करता है उसी को समझते हैं। तो देखिए, ये जो लीवर है, लीवर में जो आरबीसी है वो टूटती है। ऐसी आरबीसी जो आज बनी है 120 दिन बाद वो टूटेगी, और जो कल बनेगी वो अगले 120 दिन में टूटेगी। तो यूं समझ लीजिए कि जो आरबीसी है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, उसकी जो लाइफ है बॉडी के अंदर 120 दिन है। 120 दिन बाद उसको टूटना ही है। तोड़ने का काम लीवर करता है। तो देखिए, जो आरबीसी है उसके अंदर से पानी बाहर निकलेगा, और उसके बाद जो मैटर है वो टूटेगा, मैटर को ब्रेक कर देता है। ब्रेक कर देने के बाद बाइल बनता है, और बाइल डाइजेशन में हेल्प करता है। और डाइजेशन में हेल्प करता है तो कैलकेरिया सल्फ उसी बाइल में पाया जाता है। यानी तोड़ता है तो लीवर से कैलकेरिया सल्फ निकल करके बाइल के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाता है, डाइजेशन में हेल्प करते हुए। अब अनफॉर्चुनेटली अगर लीवर आरबीसी को उचित तरीके से न तोड़ पाए तो प्रोसेस डिलेड हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है, उस ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ऐसे आरबीसी टहलते रहेंगे जो 120 दिन की उम्र पूरा कर चुके हैं, जिनकी एज 120 दिन से ज्यादा हो चुकी है। अगर 120 दिन से ज्यादा हो चुकी है तो सीधी सी बात है, ब्लड को इम्प्योर करेंगे। क्योंकि ब्लड में कैसे आरबीसी चाहिए? ऐसे आरबीसी चाहिए जिनकी एज 120 दिन से कम हो। अगर 120 दिन से ज्यादा वाला अगर उसमें सर्कुलेट कर रहे हैं तो ब्लड में इम्प्योरिटीज बढ़ेंगी। तो अब देखिए, यहाँ पे आरबीसी है, वो नहीं टूट पाया लीवर में, तो कहाँ टूटेगा? लीवर में नहीं टूटा तो आ जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में। तो ब्लड सर्कुलेशन में कहीं टूटेगा। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर अगर टूटेगा तो क्या होगा? फिर वही प्रोसेस, वाटर बाहर निकलेगा ना। और वाटर अगर बाहर निकल गया तो ये जो मैटर है वो भी टूटेगा, और मैटर टूट के क्या बनाएगा? कैलकेरिया सल्फ, और बाइल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कुछ बनाएगा। तब सोचिए, एक तो बाइल जो डाइजेशन के थ्रू बाहर निकल जाना चाहिए था ना, वो बाइल का कंपोनेंट्स ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है। तो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है तो उसके साथ साथ कैलकेरिया सल्फ भी सर्कुलेट करेगा। तो दिक्कत क्या आ सकती है? कैटार्ड कंडीशन जनरेट हो सकती है, या फिर इरप्शन, यानी स्किन पर कहीं पे भी इरप्शन हो सकता है, स्केल बन सकता है। या फिर कैटार्ड कंडीशन क्या होती है? यानी म्यूकस मेम्ब्रेन से स्राव निकलने लगे। तो देखिए, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है पूरी बॉडी में हर जगह पाई जाती है। जहां पे भी कुछ सिक्रेशंस बनता है, चाहे नोज हो, चाहे ईयर हो, चाहे टॉन्सिल्स हो, या फिर पेट के अंदर, तो कहीं पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन है तो वहां पे सिक्रेशन कुछ न कुछ होता है बॉडी के अपने काम के लिए। अगर इन सब में एबनॉर्मलिटी आएगी, यानी ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस जो चल रहे हैं, अगर इसमें एबनॉर्मलिटी आएगी तब कंडीशन जनरेट होगी कैटार और इरप्शन। अब इसी को हम लोग समझते हैं कि जो कैटार कंडीशन है, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन से जो स्राव निकल रहा है, जैसे नाक बह रही है, आंख से पानी गिर रहा है, तो वो सब कैटार के अंदर आएगा ना। तो उस तरह से सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्रेस्टिया लेक्टिया, दूसरा है इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई, पीएनडी, पिंपल्स एंड पस्ट्यूल्स, फिस्टुला, लंग, प्लूरल कैविटी में, या फिर टॉन्सिलाइटिस। इन सब में अगर देखा जाए तो एक चीज कॉमन है कि कुछ न कुछ सिक्रेशंस बढ़ा है, या फिर जो स्किन है वो हाइपर एक्टिव हो गई है। तो हाइपर एक्टिव हो गई है, तो इन सब के लिए 7 सिम्टम्स जो लिखे हैं, इन सब के लिए अगर एक लाइन अगर समझा जाए तो देखिए, यहाँ पर क्लियर लिखा है, सेपरेटिव प्रोसेस कम विद इन रेंज ऑफ कैलकेरिया सल्फ।
यानी जहां पे भी सपोरेटिव प्रोसेस होगा, जहां पे पस जैसा बन रहा होगा, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तब वो किसके रेंज में आता है? कैलकेरियस सल्फ के रेंज में आता है। और खास बात, सबसे काम की बात लिखी है, आफ्टर पस फाउंड ए बेंट, यानी जो पस है वो निकलने का रास्ता बना चुकी है। तो देखिए, अगर पस बन गया है कहीं पे भी तो टपकन जैसा दर्द होगा, और अगर टपकने जैसा दर्द हो रहा है इसका मतलब पस बन चुका है। तो यहां पे साइलिसिया काम नहीं करेगा। साइलिसिया तब बेहतर काम करती है जब पस न बना हो। तो पस न बना हो तो जो पिंपल्स होंगे या फिर जो भी फोड़ा होगा, फुंसी होंगे, वो सब बैठ जाएंगे। अगर पस बन चुका है तब वहां पे काम आती है कैलकेरिया सल्फ। तो क्लियर कट लिखा है, आफ्टर पस फॉर्म ए बेंट, बेंट मतलब निकलने का रास्ता बना चुका हो, निकल नहीं रहा हो, निकलने का रास्ता बना चुका हो, तब उस सिचुएशन में कैलकेरिया सल्फ काम करती है। तो पहला सिम्टम्स है क्रेस्टिया लैक्टिया। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके सर के ऊपर वाले हिस्से में पपड़ी जैसा जम जाता है, स्केल जैसा निकलता रहता है। उसको आप अगर हटाते हैं तो उसके अंदर से सिक्रेशंस निकलता है चिपचिपा जैसा। तो वही सिचुएशन है यहाँ पे, देखिए इरप्शन और उसके अंदर से कुछ स्राव निकल रहा है। तो छोटे बच्चों में देखा जाता है कि उनका जो सर का ऊपरी वाला पोर्शन है, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं, वहां पे पपड़ी जैसा बन जाता है। पपड़ी को जब आप हटाते हैं तब उसमें से सिक्रेशंस निकलते हैं। और इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई, आंख भी रेड हो जाती है और आंख से पानी जैसा निकलता रहता है। तो आंख की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं। तो ये भी कैटार्ड कंडीशन है। और दूसरा है पीएनडी, पोस्ट नेजल ड्रिप। तो देखिए, जो नोज है इसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन है। नोज का म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो अगर मान लीजिए जैसे नोज है इस तरह से ऐसे, ठीक है, तो अगर सिक्रेशन बाहर निकलेगा तो कैटार्ड कंडीशन है, सर्दी जुकाम के रूप में बाहर आ जाएगा। और अगर ये सिक्रेशन अंदर निकलने लगा तो इसको बोलते हैं पीएनडी, पीएनडी, पोस्ट नेजल ड्रिप ना। तो नहीं, पीछे की तरफ निकल रहा है, आगे की तरफ आएगा जब तो बाहर आ जाएगा बॉडी में। अगर अंदर जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? पीएनडी, पोस्ट नेजल ड्रिप। और पिंपल्स और पस्ट्यूल्स ना, पिंपल्स बन रहे हैं फेस पर या फिर पूरी बॉडी में कहीं भी बन सकते हैं। पस्ट्यूल्स यानी पस्ट्यूल्स मतलब छोटी सी कैविटी जिसमें पस बन गया हो ना। तो पिंपल्स और पस्ट्यूल्स की बार बार समस्या आ रही हो, या फिर फिस्टुला, एनस के चारों तरफ फिस्टुला है और उस फिस्टुला में एब्सेस है और एब्सेस से पस निकल रहा है। यानी इस तरह समझ लिए कि जैसे जो फिस्टुला है वो एबनॉर्मल ओपनिंग है, तो उसमें अगर पस जैसा बन जाए तब भी कैलकेरिया सल्फ काम आ सकती है। और लंग और प्लेवरल कैविटी, जो लंग है और उसकी जो कैविटी है प्लेवरल कैविटी, अगर उसमें पस जैसा बन जाए, पस फॉर्मेशन हो रहा हो, तो भी कैलकेरिया सल्फ यूज कर सकते हैं। और 7 सिम्टम्स है टॉन्सिलाइटिस, यानी टॉन्सिल्स भी सपोरेटिव स्टेज में आ रहे हो, टॉन्सिल्स पक जाते हैं, उसमें पस बन जाता है, उसको क्वेंसी बोलते हैं। तो अगर बार बार टॉन्सिल्स की समस्या आ रही है तो भी कैलकेरिया सल्फ आप ले सकते हैं। तो इन सब सिम्टम जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं, 7 सिम्टम्स के अलावा भी इसके पहले वाले वीडियो में भी कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं, उसको आप देख लें। और इसको पूरा आपने देखा यहाँ तक तो कुछ बातें समझ में आई होंगी। तो इस तरह से जो कैलकेरिया सल्फ है, बायोकेमिक रेमेडी है, इसको 3x पावर से स्टार्ट किया जाता है। लेने का तरीका उस वीडियो में था, इसमें भी बता देते हैं। तो देखिए, जो लेने का तरीका है, आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से कैलकेरिया सल्फ 3x पावर की आप ले लीजिए और इसका 4 टैबलेट 3 टाइम जीभ पर रख के चूसना है। जीभ पर रख के चूसें। तो 25 ग्राम की एक छोटी सी बोतल आती है, उसको आप ले लें। जब वो खत्म हो जाए, 3x खत्म हो जाए, तब किसको यूज करना है? 6x। जब ये खत्म हो जाए तब 12x, और जब ये भी खत्म हो जाए तो 30x। 30x आते आते आपकी जो भी समस्या है
अगर ये इंडिकेशन आपसे मिल रहे हैं तो खत्म हो चुकी होगी। इससे ज्यादा पावर की आती है 200x। तो लेने का सबका तरीका यही है, 4 टैबलेट 3 टाइम जीभ पर रखें। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको 2 टैबलेट दें। कोई गलती न करें कि आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट 2x यूज कर लें, ज्यादा पावर की यूज कर लें तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप ज्यादा पोटेंसी ले लें तो जल्दी बीमारी ठीक नहीं होती है। होम्योपैथी एक नेचुरल तरीके से क्योर को प्रोसीड करवाती है। तो नेचुरल तरीका यही कि लोअर पोटेंसी से आप लें तब बेहतर रिजल्ट आएगा। और अगर आप कोशिश करेंगे कि नहीं 2x ले लेते हैं डायरेक्ट जल्दी से ठीक हो जाए 3 दिन में, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी बीमारी भी ठीक नहीं होगी। तो होम्योपैथी नेचुरल तरीके से प्रोसीड करती है, नेचर में जैसे फेनामेना होती है उसी तरीके से प्रोसीड करती है। तो इस तरह से आपने यहाँ तक देखा तो बात समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।